हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और हमने प्रीवियस क्लासेस में रेगुलेशन नंबर 7 देखा था और आज का टॉपिक है हमारा रेगुलेशन नंबर 8। रेगुलेशन नंबर 8 यानी कि नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस एंड एक्सीडेंट। नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस एंड एक्सीडेंट, ये रेगुलेशन नंबर 8। तो कहने का मतलब है माइंस चल रही है, वर्किंग चल रही है, मे भी हो सकता है कहीं हमें डेंजरस ऑकरेंस मिल जाए या फिर वर्किंग करते करते बाय चांस कभी एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी जो सूचना या फिर जानकारी देनी होती है उनके बारे में ये रेगुलेशन बताई गई है। तो मे भी अगर एक्सीडेंट में किन्हीं की बॉडी डैमेज या फिर स्पॉट डेथ होती है तो उस निर्धारित के समय जो कि डीजीएमएस द्वारा निर्धारित फॉर्म और समय दी गई है उन्हीं के विषय में हमें सूचना देना होता है। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 8 क्या कहता है। रेगुलेशन नंबर 8, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट। माइंस में अगर किसी प्लेस में डेंजर जोन में काम कर रहे हैं या फिर डेंजर लगती है किसी स्थिति में तो हमें नोटिस देना होता है। और वो नोटिस किस फॉर्म में देना होता है? फॉर्म 4A। 4A में हमें नोटिस डेंजरस ऑफ ऑकरेंस एंड एक्सीडेंट देना होता है। फॉर्म 4A, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस। अच्छा, माइंस में हमारा नोटिस हुआ, माइंस में हमारा एक्सीडेंट हुआ, अब हमें नोटिस देना है तो जो निर्धारित समय होती है उन्हीं के अंतराल हमें नोटिस दे देना होता है। सपोज दैट अगर माइंस में कोई एक्सीडेंट हुआ तो पहला जो इन्फॉर्मल नोटिस जाएगा तुरंत जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड नोटिस देना है। इनफॉर्मल में फॉरवर्ड नोटिस देना है। इसे या आप तो टेक्स्ट के रूप में दे सकते हैं या फिर मैसेज के रूप में दे सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक मैसेज दे सकते हैं या फिर टेलीफोनिक नोटिस दे सकते हैं। अब ये जो नोटिस जाता है तो किन्हें देना होता है? ये नोटिस हमें पहला CIM को करना होता है, फिर RIM को करना होता है, फिर DM को भी करना होता है। इसके बावजूद भी अगर किन्हीं की एक्सीडेंट हो गई और उस एक्सीडेंट में बंदे की स्पॉट डेथ होती है तो कॉम्पिटेंट पर्सन अथॉरिटी को भी देना होता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी देना होता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सपोज दैट आपने अपनी लाइफ की बॉडी इंश्योरेंस ले रखी है या फिर LIC कर रखी है तो उन्हीं को हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर रखते हैं। ये LIC या फिर बॉडी इंश्योरेंस। आई थिंक कैमरे में शायद बोर्ड से बाहर में भी जा सकती है, तो आप हमारी आवाज़ें सुन के आप नोटिस लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो ये नोटिस हमें CIM, RIM, DM एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब रहा ये एक्सीडेंट के केस में, अगर कोई पर्सन हमारा एक्सीडेंट में इंजरी हो जाती है या फिर कोई डिजीज होती है तो उस दरमियान हम लोग फॉर्म 4B में नोटिस भेजते हैं। फॉर्म 4B में नोटिस भेजते हैं। पार्टिकुलर डिजीज या फिर इंजरी पर्सन, एक्सीडेंट हुई तो मे भी किसी की हार्ट डैमेज हो सकती है या फिर
चोट लग सकती है, तो उन्हें भी हमें नोटिस देना होता है। ठीक, अब इसमें भी 4A, 4B, 4C ये सब में भी कुछ ना कुछ निर्धारित समय है, वो मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगा, लेकिन पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं निर्धारित समय में। पहला तो एक्सीडेंट के केस में तुरंत हमें फॉरवर्ड नोटिस देना होता है। उसके बाद एक नोटिस और जानी होती है, जो कि 7 दिन के अंदर पूरी एक्सीडेंट की जानकारी, कैसे क्या हुई, कितने लोग वहाँ प्रेजेंटेशन था या वर्किंग था, या फिर उस नोटिस किस कारण वश हुआ वो, और में भी उसमें क्या सुधार किया गया, ये 7 दिनों के अंदर पूरी जानकारी देनी होती है, जो कि 4A के फॉर्म के तहत जाती है विद इन 7 डेज। अब नोटिस के दरमियान किसी बंदे को गहरी चोट लगती है, या फिर ऐसी चोट लगती है जिससे वो कुछ दिनों के लिए अपने वर्किंग में एब्सेंट रहती है, तो पुनः जब वो अपनी हालत सही करके आता है, तो उसके कंडीशन में हमें फॉर्म 4C में नोटिस देना होता है। फॉर्म 4C, पार्टिकुलर इंजुरी पर्सन रिटर्निंग टू द ड्यूटी। तो ये रहा आपका फॉर्म है 4B और फॉर्म 4C। अब ये मैंने लिखा है सेक्शन 27, इट मीन्स माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 27 के अंतर्गत नोटिस की जानकारी किन्हें भेजनी होती है, वो सेक्शन 23 के अंदर, सॉरी 23 के अंदर देनी होती है। अब माइंस में एक्सीडेंट हुई, ठीक ना, उस एक्सीडेंट की जानकारी तो में भी सबको हो ही जाती है, बट जिन्हें नहीं होती है उनके लिए हम लोग 14 डे के लिए नोटिस बोर्ड में चिपकाते हैं, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। और ये स्पेशली वर्कमैन इंस्पेक्टर या फिर यूनियन लीडर या फिर बड़े बड़े अधिकारी को जो एक्सीडेंट से अज्ञात रहते हैं, जिन्हें मालूम नहीं होता है, तो वो नोटिस बोर्ड में पढ़ के नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देख लेते हैं। ये रहा नोटिस के फॉर्म्स। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पार्टिकुलर इंजुरी पर्सन एंड रिटर्निंग ऑफ द ड्यूटीज, इनका जो समय रहता है, ये 15 दिन की 15, यानी कि ये विद इन 15 डे, विद इन 50 डे में नोटिस कर देना होता है। ये हमारा विद इन 15 डे के अंदर फॉर्म 4C की नोटिस कर देनी होती है। अब फॉर्म 4C 4B, ये पार्टिकुलर इंजुरी पर्सन जो या डिजीज होती है, ये हमें 7 दिनों के अंदर विद इन 7 डेज के अंदर, ओ सॉरी मैंने तो यहाँ लिखा है विद इन 7 डेज के अंदर कर देनी होती है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, एक नोटिस पहले जाती है, तुरंत फॉरवर्ड जाती है एक नोटिस, फिर देन आफ्टर हम लोग 7 डेज के अंदर पूरी जानकारी के साथ नोटिस भेजते हैं। ये नोटिस भेजने का वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज किनकी रहती है? ये नोटिस भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर, एजेंट एंड मैनेजर की ड्यूटी रहती है। ये हमारा नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस एंड एक्सीडेंट। अब हम चलेंगे एक्सीडेंट कितने टाइप के होते हैं, सीरियस बॉडी ऑफ इंजुरी क्या होती है,
और आगे की छोटी छोटी जो एक्सीडेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं उन्हें डील करेंगे। तो पहला हम लोग एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं कि एक्सीडेंट कितने टाइप के होते हैं। एक्सीडेंट माइंस में बेसिकली 3 टाइप की बताई गई है, जो कि फैटल एक्सीडेंट पहला, फिर दूसरा मेजर एक्सीडेंट और तीसरा डिजास्टर। फैटल एक्सीडेंट किसे कहते हैं? फैटल एक्सीडेंट वैसा एक्सीडेंट जिसमें 3% की एक साथ स्पॉट डेथ होती है, तो उसे हम लोग फैटल एक्सीडेंट कहते हैं। यानी कि फैटल एक्सीडेंट में 3% की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे हम लोग फैटल एक्सीडेंट का नाम दिया जाता है। अब रहा मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट में अगर हमारा वर्कर्स या फिर अगर हमारा पर्सन 4 से 9% की स्पॉट डेथ होती है, ये स्पॉट डेथ होती है 4 से 9% की, तो उसे हम लोग मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। अब थर्ड 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 थिंग रहा कि डिजास्टर। डिजास्टर किसे कहेंगे हम लोग? जैसे डिजास्टर तो एक नॉर्मली नाम आपदा होती है, आपदा, ठीक ना, लेकिन माइंस के टेक्निकल वर्ड में डिजास्टर हमें उसे कहेंगे जिसमें 10 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाए। यानी कि 10% की स्पॉट डेथ अगर होती है, 10% की स्पॉट डेथ एक साथ होती है, तो ये डिजास्टर कहलाती है। ये हमने इतना देखा। अब सीरियस बॉडी इंजरी क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फिलहाल मैं बोर्ड को रब कर लेता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनिंग इंजरी किसे बोलेंगे। तो माइनिंग इंजरी क्या होती है? यानी कि माइंस से जो चोट की या फिर चोट की उत्पन्न हुई, तो उसे हम लोग माइनिंग इंजरी के रूप में देखेंगे। तो माइनिंग इंजरी बेसिकली डिफिनेशन में एक क्लास में सब जितने भी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी है जो सारे आएंगे डिफिनेशन के क्लासेस में, वो उस दिन सब बारीकी से हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग CMR कंप्लीट करनी है, तो थोड़ी तेज़ी के रूप में ऐसे ही समझने के लिए डिफिनेशन थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। तो माइनिंग इंजरी क्या होती है? ऐसा कोई इंजरी या फिर ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसके कारण किसी वर्कर्स का या पर्सन का छोटी चोट लगती है या फिर माइनर चोट लगती है, जो कि विक्टिम 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक अपनी ड्यूटी में अब्सेंट रहता है, तो उसे हम लोग माइनर इंजरी कहते हैं। ऐसा कोई चोट एक्सीडेंट के दरमियान जिसमें कि विक्टिम 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक अब्सेंट रहता है, उसे हम लोग माइनर इंजरी कहते हैं। माइनर इंजरी कहते हैं। अब रहा रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी वैसा इंजरी जो विक्टिम यानी कि पेशेंट 72 घंटे से अधिक ड्यूटी पर अब्सेंट रहता है, तो उसे हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। मान लीजिए वर्किंग के पीरियड में अगर किसी की कोई बंदा वर्किंग के टाइम पे गिर जाता है या फिर उसे कोई ऐसी चोट लगती है जिसके कारण वो 72 घंटे से ज़्यादा बेड रेस्ट में या फिर 72 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी में अब्सेंट रहता है, तो उसे हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। अब लास्ट रहा हमारा SBI यानी कि सीरियस बॉडी ऑफ इंजरी। सीरियस बॉडी ऑफ इंजरी सीरियस बॉडी ऑफ इंजरी उसे बोलेंगे जिसमें कि किसी विक्टिम का परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स या फिर कोई भी चोट जिसमें विक्टिम की किसी व्यक्ति की परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट को कहेंगे। यानी कि
आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक्सीडेंट हुई माइंस के वर्किंग के पीरियड में और किसी का हाथ डैमेज हुआ, डैमेज फॉरवर्ड डैमेज यानी कि किसी का हाथ टूट गया, वो तो उसका परमानेंट लॉस हो गया। तो वैसे एक्सीडेंट को हम लोग एसबीआई के रूप में देखते हैं, यानी कि सीरियस बॉडी ऑफ इंजरी, या फिर या फिर कानों से ना सुनना में भी एक एक निर्धारित समय के अनुसार अगर आप बहुत हायरिंग साउंड के प्लेसेस में काम करते हैं और उसी दरमियान आपकी सुनने की शक्ति चली जाती है, तो फिर वो परमानेंट लॉस ऑफ योर बॉडी ऑर्गन के रूप में देखेंगे, जो कि सीरियस बॉडी ऑफ इंजरी के रूप में उसे हम लोग नाम कहेंगे। इसमें आप एक्सीडेंट के बारे में हम लोग इतना देखा, और अगर और एक्सीडेंट हाँ, एक एक्सीडेंट और मैं बताना चाहूँगा कि रिसेंटली आई थिंक जनवरी या फरवरी के पीरियड में वेस्ट बंगाल में एक घटना हुई थी। वो घटना क्या हुई थी कि वो एक एक्सप्लोसिव वैन जो कि पूरी की पूरी माइंस में ले जाते समय ब्लास्ट कर गई थी। एक एक्सप्लोसिव वैन पूरी तरह माइंस में ब्लास्ट हो गई थी। और ये ब्लास्टिंग होने का कारण क्या था? जैसे कि माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में हम लोग या तो स्लरी इमल्सन या तो कार्टिज यूज़ करते हैं या फिर कैप्सूल यूज़ करते हैं। तो उसी दरमियान एक बहुत बड़ी घटना होती है जो कि पूरी माइंस वैन एक्सप्लोसिव के वजह से ब्लास्ट हो जाती है। एक्चुअली लोग कहते हैं उसमें हुआ क्या था कि वर्कर्स या फिर जितने भी शॉट फायरर्स थे, वो इस माइंस में माइंस के अंदर जो एक्सप्लोसिव वैन होती है, सेम कंटेनर में सेम डिटोनेटर को या फिर डिटोनेटिंग फ्यूज को एक साथ रख के ले जा रहे थे। यानी कि ये हमारा एक्सप्लोसिव है और इसी के साथ हम लोग डीएफ, डिटोनेटिंग फ्यूज या फिर डिटोनेटर आप बोल सकते हो, एक ही साथ प्लेस करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इसी दरमियान में डिटोनेटर इतनी सेंसिटिव रहती है कि थोड़ी सी भी उनको शॉक या थोड़ी सी भी आप बोल सकते हैं झटका लगी तो वो फट जाती है। तो सेम थिंग जैसे कि लोग कहते हैं, यही चीज़ ये बहन के साथ हो गई और पूरी की पूरी एक्सप्लोसिव फट गई। तो इस दरमियान में हमें किन्हें नोटिस देना होता है और किसे किसे देना होता है? पहला नोटिस तो ये कंपलसरी है, डीएम, सीआईएम, आरआईएम और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पहला नोटिस तो ये 4 बंदे कंपलसरी है और तुरंत हम लोग फॉरवर्ड नोटिस भेजते हैं, या तो टेक्स्ट मैसेज या फिर टेलीफोनिक। इसके अलावा एक्सप्लोसिव के केस में एक नोटिस हमारा पुलिस स्टेशन को भी जाएगा और एक नोटिस हमारा एक्सप्लोसिव के 1 मिनट। तो एक जो कंपलसरी नोटिस है वो तो डीएम, सीआईएम, आरआईएम और कंप्लेनेंट अथॉरिटी ऑफ कंपनीज को जाएगी ही, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि वो एक्सप्लोसिव से एक्सीडेंट हुई है, तो एक नोटिस कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव नियरेस्ट पर्सन, यानी कि नियरेस्ट एरिया, जो एरिया सामने रहेगी एक्सप्लोसिव, उसी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव को भी हम लोग एक नोटिस देना होता है।
ये एक्सप्लोसिव एक्सीडेंट के केस में। अगर अगर कोई एक्सीडेंट मशीनरीज के थ्रू होता है तो फिर एक नोटिस हमें मशीनरीज के जो माइंस इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें भी देना होता है। अगर इलेक्ट्रिकल के केस में होता है तो एक नोटिस हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी देना होता है। अब एक पॉइंट मैंने मिस्टेक नहीं भूल गया था, वो पॉइंट ये है कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद जिम्मेवारी किसकी बनती है कि उस धरातल पे जहाँ पे घटित घटना होती है वहाँ पे किनकी जिम्मेवारी रहती है कि उस पे रिपोर्ट बनाएं, जिसमें रिपोर्ट में काउज, कारण, कैसे और क्या क्यों हुआ एक्सीडेंट, सारे रिपोर्ट किनकी द्वारा बनाई जाती है। तो ये स्पेशल मैनेजर के थ्रू द्वारा ही रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कि पूरी रिपोर्ट की जानकारी हमें 15 दिन के अंदर सीआईएम को और सीआईएम रीजनल को भी रीजनल इंस्पेक्टर को भी दे देना होता है और डीजीएमएस को भी दे देना होता है विद इन 15 दिन। यानी कि एक्सीडेंट की 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट बना के नोटिस हमें दे देना होता है। और ये जो 14 डेज है ये नोटिस बोर्ड में हमें लिखना होता है। ये हमारा सारे नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट के जितने भी टॉपिक थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें बताने लायक और कुछ तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीएमआर की बुक में क्या सेंटेंसेस बनाई गई है, तो चलते हैं। रेगुलेशन नंबर 8, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। पहला पॉइंट कहता है व्हेन देयर ऑकरेंस इन और अबाउट ए माइन। पहला पॉइंट, जब माइंस में कोई ऑकरेंस या फिर कुछ दिखाई दे तो पहला पॉइंट दे के सब पॉइंट दे के उसमें एन एक्सीडेंट काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ, सीरियस बॉडी इंजरी इज कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन। अगर कोई एक्सीडेंट सीरियस बॉडी ऑफ इंजरी है या फिर माइनिंग से कनेक्टिंग है कोई एक्सीडेंट, तो ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बी है ए रेयरली आइडेंटिफिएबल इवेंट विथ पोटेंशियल टू काउज इंजुरी पर्सन एट द वर्क हियर इन आफ्टर रिफर्ड इन द डेंजरस ऑकरेंस। और दूसरा पॉइंट कहता है कि निम्नलिखित या फिर बहुत सारे कारण है जो कि हम लोग डेंजरस वर्क या फिर एक्सीडेंटल के रूप में जाने जाएंगे। पहला, एन एक्सप्लोजन ऑफ इग्नाइशन को हम लोग एक्सप्लोजन और इग्नाइशन को भी हम लोग डेंजरस के रूप में देखेंगे। दूसरा, ए स्पॉन्टेनियस हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर, appearance of smoke or other indication heating or outbreak of fire। दूसरा डेंजरस थिंग में हम स्पॉन्टेनियस हीटिंग, आउटब्रेक ऑफ फायर, appearance of smoke और अदर इंडिकेशन हीटिंग ऑफ आउटब्रेक। स्पॉन्टेनियस हीटिंग से आप क्या समझते हैं? स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग, सपोज दैट ये हमारा माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, इसी के अंदर गैलरी बनी हुई है, पैनल बना के हम लोग काम कर रहे हैं। सपोज दैट स्पॉन्टेनियस हीटिंग की कोयले यानी कि पिलर में या फिर कोयला में अपने आप आग लग जाना, इससे हम लोग स्पॉन्टेनियस अपने आप हीटिंग या आग पकड़ जाना, इसे हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं, जो कि डेवलपमेंट के बाद 18 मंथ का पीरियड होता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग में 18 मंथ का पीरियड रखा गया है, परंतु ऐसा नहीं है।
किसी किसी में 18 मंथ से पहले भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाती है। और ये ऑक्सीडेशन के वजह से कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है, तो उसे भी हम लोग डेंजरस के रूप में रखते हैं। अब थर्ड पॉइंट, फायर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग और एनी मशीनरीज, किसी मशीनरीज में आग लगना, उन्हें भी हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में रखे हैं। और चौथा पॉइंट, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ एक्सकवेशन, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग मशीनरीज, अगर किसी ऊंचाई से किन्हीं मशीन का गिरना, उन्हें भी हम लोग डेंजरस पॉइंट में रखे हैं। बर्स्टिंग ऑफ इक्विपमेंट अंडर द प्रेशर, किसी प्रेशर से किसी मशीनरी की फट जाना, उसे भी डेंजरस के रूप में रखे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस का भी निकलना डेंजरस ऑकरेंस में रखे हैं। एंड इरप्शन ऑफ इन रश ऑफ वाटर और लिक्विड मैटर, इन रश ऑफ वाटर मतलब आप समझ सकते हैं कि कोरोजन ऑफ वाटर, यानी कि पानी में इनरस यानी कि केमिकल या कुछ ऐसे नॉन ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल जो वाटर के साथ घुलनशील होकर वो जहरीली बनाती है, उसे भी हम लोग डेंजरस पॉइंट में रखे गए हैं। उसके बाद आगे की पॉइंट है एन इंस्टेंटेनियस फेल्यूर ऑफ पिलर, पार्ट ऑफ पिलर, सेवरल पिलर ऑफ कोल इन वर्किंग बिलो ग्राउंड। फेल्यूर ऑफ पिलर मतलब अगर कोई पिलर किसी किसी दरमियान डैमेज हो जाती है या फिर पिलर की जो वेट होती है वो सह नहीं पाती है, तो वो ऑटोमेटिक टूटने या बर्स्ट होने लगती है, उसे भी हम लोग डेंजरस पॉइंट में रखे हैं। ए परमेनेंट कोलैप्स ऑफ द एनी पार्ट ऑफ वर्किंग, किसी वर्किंग का परमानेंट प्रेशर या फिर टूटना को भी डेंजरस पार्ट में रखें। एन एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव को भी एक्सीडेंट जो कि एक्सप्लोसिव के कारण होती है, उन्हें भी हम लोग डेंजरस पार्ट में रखे हैं। और वाइंडिंग से रिलेटेड लगभग 3-4 पॉइंट है जो कि डेंजरस जोन में या फिर डेंजरस पार्ट में हम लोग रखे गए हैं। ये सब आप आगे पर देख लीजिएगा। फिलहाल आगे एक पॉइंट है फेल्यूर ऑफ डंप और साइड इन ओपन कास्ट वर्किंग। ये जो पॉइंट है फेल्यूर ऑफ डंप, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होती है माइंस में डंप के दरमियान ही होती है, और उसे हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में भी रखते हैं। तो डंप से क्या तरीका है हमें बचने का, ये आगे मैं भविष्य बात की क्लासेस में बताऊंगा डेफिनेटली। अभी मैं छोटा सा हिंट बता देता हूँ। डंप, आपको डंप यार्ड कितनी बतानी है। डंप यार्ड, सपोज दैट ये डंप यार्ड है, ऐसे बेंच बाय बेंच बनी हुई है डंप यार्ड। तो जब भी हमारा डंपर डंपिंग करता है तो डंप से जो डंप यार्ड में जो बेंच मार्क होती है उससे वो बेंच मार्क बोल रहा है, डंप से जो बर्न होती है, ये बर्न किसे कहते हैं? ये बर्न एक तरह से आप बाउंड्री बोल सकते हो या फिर सेफ्टी प्रिकॉशन बोल सकते हो, जिसमें कि डंपर की चक्के की हाइट इतना लंबाई इसे रखा गया है एंड चौड़ाई इसके नीचे 2 मीटर रखी गई है और ऊपर 1 मीटर। ये एक तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन है बर्न कहते हैं, जो कि आप हाईवॉल के किनारे बर्न आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा और डंपिंग यार्ड में डंप के साइड में। तो आगे हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक डिस्कशन करेंगे। फिलहाल रेगुलेशन 8 कंप्लीट कर लेते हैं।
उसके बाद रेगुलेशन 8 का पॉइंट सेकेंड रेगुलेशन कहता है, पॉइंट 2 से कहता है द ओनर एजेंट और मैनेजर शॉल बी simultaneously exhibit a copy of notice referred to sub regulation 1, a special notice board of the accident of the mine period for the not less than 14 days from the such exhibition। यानी कि एक्सीडेंट, मैंने बताया था कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद 14 दिन के लिए हमें नोटिस बोर्ड में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट चिपकाना होता है कि भाई इतने बंदे को सीरियस बॉडी इंजरी हो गई है या फेटल एक्सीडेंट हो गई है जिसमें कि दिस एंड दैट पर्सन इंजूरी हैं। 14 दिन के लिए नोटिस बोर्ड में रखना होता है, ये सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है व्हेन ए एक्सीडेंट कॉज लॉस ऑफ लाइफ, serious body of injury occurrence about connection, generation, storage, transmission, supply, use of electrical energy, the owner agent and manager for with inspector of mines of electric telephonic। अगर कोई मेरा एक्सीडेंट सीरियस बॉडी ऑफ लाइफ या फिर सीरियस बॉडी इंजरी या फिर बर्न इंजरी ऑकरेंस या फिर कोई एक्सीडेंट ऐसा जो जनरेशन, स्टोरेज या ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन या सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण हुई, तो हमें एक नोटिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी देना होता है। वो पहला नोटिस फॉरवर्ड जाएगा बाय टेलीफोनिक, फैक्स या ईमेल के थ्रू। चौथा पॉइंट कहता है इन डेथ रिजल्ट फ्रॉम एनी इंजुरी ऑलरेडी रिपोर्टेबल सीरियस बॉडी and under sub regulation of inquiry or other serious body inquiry becomes serious, the owner agent of manager within 24 hours is informed to give notice district magistrate, chief inspector regional, competent authority for the payment of the such debt inquiry connected with the sub regulation within। अगर चौथा पॉइंट कहता है अगर किसी एक्सीडेंट के दरमियान किसी की स्पॉट डेथ या डेथ हो जाती है तो हमें विदिन 24 डेज के आवर DM, RIM, CM और कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ कंपनसेशन पेमेंट के लिए नोटिस देना होता है। ये चौथा पॉइंट जो कि मैंने बताया था, कंपिटेंट LIC बॉडी इंश्योरेंस वाले, ये कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के अंतर्गत रखा गया है। ये चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंजुरी एज अबव द ओनर एजेंट और द मैनेजर सोल सेंड पर्टिकुलर इन द फॉर्म मेथड स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर पर्पसफुली विदिन 7 days occurrence and also within 15 days इंजुरी रिटर्निंग टू द ड्यूटी। तो चौथा पॉइंट वही कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंटल या फिर एक्सीडेंटल की मैटर से इंजुरी या फिर किल्ड हो जाती है तो जो DGMS द्वारा निर्धारित फॉर्म बनी है यानी कि 4A, 4B, 4C, इन्हीं निर्धारित फॉर्म में निर्धारित समय पे नोटिस दे देना होता है, जो कि 7 दिन के अंदर ये 7 डेज के अंदर पर्टिकुलर डेज जो इंजुरी, ये नोटिस 7 दिन के अंदर जाती है, पर रिटर्निंग ऑफ द ये 15 दिन के अंदर नोटिस जाती है। तो रेगुलेशन 8 हमारा कंप्लीट रहा। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग रेगुलेशन 9 देखेंगे, नोटिस ऑफ डिजीज। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।